नमस्कार। आराध्या स्टडी की तरफ से खास रिक्वेस्ट आई थी कि भारतीय संविधान के पहले 51 अनुच्छेदों को समझा जाए। तो चलिए आज हम इसी सफर पर निकलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं, ये वो बुनियाद है, वो नींव जिस पर हमारे पूरे राष्ट्र का ढांचा खड़ा है। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इन शुरुआती 51 आर्टिकल्स में ही एक पूरे देश की कहानी छिपी है, उसकी जमीन से लेकर उसके लोगों तक और फिर उन लोगों के अधिकारों तक। अच्छा, किसी भी देश को बनाने का पहला कदम क्या होता है? सबसे पहले तो उसकी जमीन तय करनी होती है ना? उसकी सीमाएं क्या हैं? संविधान का पार्ट 1 इसी सबसे बेसिक सवाल का जवाब देता है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक असल में हमारे देश का एक नक्शा खींचते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि भारत क्या है, बल्कि ये भी तय करते हैं कि इसकी हदें कहाँ तक हैं। संविधान की ये पहली लाइन ही देखिए कितनी जबरदस्त है। ये एक झटके में दो बातें साफ कर देती है। एक, देश के दो नाम, इंडिया और भारत, और दूसरा इसका स्ट्रक्चर, जो कि है राज्यों का संघ। इसका सीधा मतलब ये है कि राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकते। ये एक ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तो ये पहले 4 अनुच्छेद मिलकर भारत का नक्शा तो बना देते हैं, पर यह नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारा संविधान हमारी संसद को ये पावर भी देता है कि अगर जरूरत पड़े तो नए राज्य बनाए जा सकते हैं या पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला भी जा सकता है, ताकि देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। चलिए, जमीन की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा तो होता नहीं, वो तो अपने लोगों से बनता है। तो अब अगला सवाल आता है कि इस जमीन पर रहने वाला वो कौन है जिसे हम भारत का नागरिक कहेंगे। संविधान का भाग 2 यानी आर्टिकल 5 से 11 इसी बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देता है। ये नागरिकता या सिटीजनशिप की नींव रखता है, जो असल में किसी इंसान और उसके देश के बीच के रिश्ते की परिभाषा है। नागरिकता, आप समझिए, सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, ये एक कानूनी हक है। ये आर्टिकल्स खास तौर पर इस बात पर फोकस करते हैं कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन कौन था। उस वक्त नागरिकता तय करने के लिए संविधान ने कई रास्ते बताए, जैसे कि जो भारत में रह रहे थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए, और जो भारतीय मूल के लोग विदेश में थे। लेकिन सबसे बड़ी और जरूरी बात, इसने भविष्य में नागरिकता से जुड़े किसी भी कानून को बनाने का पूरा अधिकार हमारी संसद को दे दिया। तो अब हमारे पास देश भी है और उसके नागरिक भी। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस देश और इसके नागरिकों का रिश्ता कैसा होगा। मतलब ये जो स्टेट है, ये अपने लोगों को क्या अधिकार देने का वादा करता है। देखिए, भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, वो सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। ये वो बुनियादी मानवाधिकार हैं जिनकी हिफाजत की गारंटी खुद संविधान देता है। मतलब अगर सरकार भी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी नागरिक सीधा कोर्ट जा सकता है। और सच पूछिए तो यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। इन मूल अधिकारों में बहुत कुछ शामिल है, जैसे समता का अधिकार, जो कहता है कि कानून के सामने देश का प्रधानमंत्री और एक आम इंसान दोनों बराबर हैं। या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने की, कहीं भी आने जाने की और कोई भी काम करने की आज़ादी देता है। असल में यही अधिकार हमें एक सच्चा नागरिक बनाते हैं। और इन सभी अधिकारों के रक्षा करने वाली एक मास्टर की है, और वो है अनुच्छेद 32। पता है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमें अपने किसी भी अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर रह जाते। अच्छा, अब तक हमने ये देखा कि सरकार या स्टेट अपने नागरिकों के साथ क्या नहीं कर सकती। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और बदले में हम नागरिकों की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो भाग 4 में दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सरकार के लिए एक गाइड बुक जैसे हैं। ये बताते हैं कि एक आइडियल देश कैसा होना चाहिए, जहां सबको बराबर काम के लिए बराबर पैसा मिले, जहां पर्यावरण सुरक्षित हो। हाँ, ये लक्ष्य हैं, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना। मूल अधिकार सरकार पर रोक लगाते हैं, वो बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, और निर्देशक तत्व सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरह से एक कानूनी ढाल है तो दूसरा एक नैतिक दिशा। और फिर आखिर में आते हैं मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक होने का मतलब सिर्फ हक मांगना नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां निभाना भी है।
जैसे संविधान का सम्मान करना, देश में भाईचारा बढ़ाना और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करना। ये अधिकार और कर्तव्यों के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है, क्या अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या एक के बिना दूसरे का वजूद हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब एक जिंदा लोकतंत्र को हमेशा हमेशा खोजते रहना चाहिए।